बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम एक बहुत स्पेशल पॉडकास्ट के साथ बैठे हैं। आज मेरी सबसे छोटी बहन कुदसिया ऑस्ट्रेलिया में होती है, वो आई हुई है। तो हमने इस मौके को बड़ी गनीमत जाना और सोचा कि हम कुछ अपनी पुरानी यादों को इकट्ठा करें, कुछ इसको महफूज करें। दौर ऐसा है कि ज़हन भी कमज़ोर होते जा रहे हैं, बातें भी भूलनी शुरू हो गई हैं। तो क्यों ना इन बातों को कुछ हम अपनी मेमोरी में लेके आएँ, आपके साथ शेयर करें कुछ बातों को। ये बातें बहुत कीमती होती हैं और मैं समझता हूँ सरकार वैसव के हवाले से हर बात जो है वो अपनी जगह पे एक अहमियत रखती है और वो उससे किसी न किसी का आगे को भला ज़रूर होता है। तो ये कुछ दरीचे आज मज़ीद खोलने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारे साथ बैठी हैं कुदसिया। अस्सलाम वालेकुम कुदसिया। जी, वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल चाल है? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ऑस्ट्रेलिया से आई हैं आप? जी। ठीक बात। अच्छा जी, तो फिर हम कुछ शुरू करते हैं आज कोई बातें। जी, कुछ एक टाइम है जो अ, अबू के विसाल से पहले का टाइम है जी, जी, बिल्कुल। और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा ज़रा उस दौर में जाएँ जब वासिफ़ आइडियल स्कूल शुरू किया था। जी, बिल्कुल। वासिफ़ आइडियल स्कूल में बताता चलूँ कि सरकार साहब ने पहली से 5वीं तक एक स्कूल खोला था। उसका नाम था वासिफ़ आइडियल स्कूल और मुझे लगता है ज़ाती तौर पर कि वो स्कूल सिर्फ़ खोला ही इसलिए गया था कि बेटियों को पहली से 5वीं तक की एजुकेशन वहाँ पे दी जाए और छठी क्लास में फिर ये सरकारी स्कूल में गई थी। तो जैसे ये लोग गई हैं अगले स्कूल में तो वो वासिफ़ आइडियल स्कूल बंद हो गया था। तो मुझे तो ऐसे ही लगता है कि शायद वो स्कूल था ही इसलिए कि इनकी परवरिश और नरिशमेंट के लिए। तो कुछ उस दौर की कोई बात याद है कि बिल्कुल मुझे ये याद है कि अम्मी ने बताया कि जब सादिया जाया करती थी आपके साथ वो कौन-सा जूनियर मॉडल मॉडल जूनियर स्कूल? मॉडल स्कूल, तो अब्बू बड़े परेशान होते थे कि जब सादिया रोती भी जाती थी और कहती थी मैंने स्कूल नहीं जाना हुँ, और अब्बू उसको अक्सर वापस ले आते थे। अम्मी कहनी तुसी की मज़ाक बनाया, बच्चे को रोज़ वापस ले आते हैं तो पढ़ेगी कैसे? अब्बू कहते हैं जब ये रोती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। हुँ, तो मेरा ख़्याल है कि वो वही टाइम था जब अब्बू ने सोचा कि अब स्कूल खोला जाए, अपने घर में बच्चों को पढ़ाया जाए। हुँ, बच्चे घर में भी रहेंगे और अब्बू के बिल्कुल पास रह के तालीम हासिल करेंगे। वेरी और वो तालीम बेसिकली वो वाली तालीम नहीं थी जो कि किताबी तालीम थी। वो बेसिकली इल्मी थी तालीम। वो नज़र करम भी साथ था, नज़र भी साथ थी, किताबें भी साथ थीं और इल्म भी साथ चल रहा था। ये कैसे अंदाज़ा हुआ कि ये क्योंकि बिल्कुल मुझे इस चीज़ का बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा है क्योंकि अब्बू की नज़र उस टाइम पे हर टीचर पे होती थी। कौन कैसा पढ़ाता है, कौन कैसा करता है। उस टाइम पे मैं नाम तो नहीं लूँगी लेकिन उस टाइम पे हमारे पास एक टीचर हुआ करती थी जो बड़ी सख्त मिज़ाज की थी। हमारे सामने की बात है कि वो पेंसिल को घड़ के शॉप उसका करके आया बिल्कुल है? शार्प करके जब वो बहुत शार्प होती थी बच्चों को चुभोया करती थी। अल्लाह! मैं खुद विटनेस हूँ इस बात की। हुँ, तो नादिया ने मेंशन किया अब्बू से, अब्बू ये उन्होंने ऐसे किया। उसी टाइम, उसी सेकंड अब्बू ने उन टीचर को बुलाया, दैट्स इट, वो बात खत्म होगी, वो टीचर दोबारा नजर नहीं है। हुँ, और ये जो मार वाला सिलसिला है, अब्बू ने कहा था, पहले ही फरमा दिया था कि ये जितने भी बाहर रेडी वाले देख रहे हो, ये वो बच्चे हैं जो स्कूल में टीचर्स की मार से भागे हुए। वाह! तो मार वाला तो चक्कर ही कोई नहीं था। तो हम अब्बू के ज़ेरे साया रहे, ज़ेरे असर रहे उस टाइम पे भी। आपको याद होगा जब स्कूल ख़त्म होता था, तो वो स्कूल की सफाई करने वाली कोई आया करती थी। ठीक बात तो है। बहुत बहुत दफ़ा ऐसे हुआ कि अब्बू ऊपर विज़िट करते थे क्लासरूम का, तो मैं अब्बू के साथ थी। तो ऐसे ही जैसे पेपर गिरे हुए हैं, चीज़ें गिरी हुई हैं, पेंसिलें बच्चों की बची-कुची गिरी हुई हैं। तो मैं चल रही थी अब्बू के साथ, तो मेरा पाँव कलम पे आ गया। अब्बू कहते खबरदार, कलम को उठाओ। टूटी हुई पेंसिल, बिल्कुल टूटी हुई, वेस्ट। कहते हैं इसको उठाओ, कलम का एहतराम। ये अब्बू ने उस टाइम कहा, कलम का एहतराम। वो बात ऐसी नक्श हुई कि आज भी कहीं पे टूटा हुआ पेन भी गिरा होता है तो मैं पेन उठा के रखती हूँ कि मेरे अब्बू ने हुक्म दिया था, पेन का एहतराम। वाह! तो मैं उस टाइम पे भी इस चीज़ का ध्यान, वो कैसे चीज़ें आपके अंदर डालते गए, एहसास तो नहीं होता।
6-7 साल उम्र होगी तुम्हारी इस वक्त? मैं शायद उस टाइम तीसरी क्लास में थी शायद, मुझे 8 कितने साल हो गए ऐसे पहले 7 तो। 8 साल जी कह लें, ये वो बातें हैं। हम्म, और उस टाइम मुझे याद है अम्मी कहती थी कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मैं मुझे तो कुछ नहीं मिलता स्कूल से, उजरत मुझे तो नहीं मिलती है। हम्म। तब वो कहते उजरत के लिए स्कूल भी नहीं खोला। बात भी ठीक है। उजरत के लिए नहीं खोला था क्योंकि मोस्टली जो लोग आते थे उनकी फ़ीस नहीं वो पे कर सकते थे, वो इसीलिए आते थे कि उनकी फ़ीस नहीं पे होती थी, लेकिन तालीम और इल्म दोनों मिलता था उनको वहाँ पे। मुझे याद है जब वो स्कूल आप लोगों के जाने के बाद जब बंद हुआ था तो इलाके से काफी सारे लोग आए थे, जी जी जिन्होंने बिल्कुल। कहा था कि ये स्कूल, ये नाम आप हमें दे दें, हम इसको आगे हाँ चला बिल्कुल लेंगे। ऐसे। तो आपने बड़ी सख्ती से इनकार किया कि नहीं, ये स्कूल जो है ना आगे नहीं जाएगा, ये बस यही बंद हो जाएगी। इसकी ना कोई फ्रेंचाइज खोलना मकसद थी, ना कोई आगे किसी को बेचना भी मकसद था। मकसद सिर्फ यही था कि वो उस दौर में जो बच्चे करीब के थे वो भी पढ़े, अपने बच्चे भी पढ़े वो। बेशक बेशक बिल्कुल ऐसे ही थे। और याद है जैसे ही वो स्कूल बंद किया तो सामने हमारे नेबर्स जो थे उन्होंने स्कूल खोला था, आपको नाम याद होगा, कौन सा? सर सैयद मॉडल स्कूल। आपको याद है वो किसने खोला था? किसने बोला? अंबर के बाबा ने, अंबर के अबू ने। ओह, अच्छा 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 अच्छा। उन्होंने ऊपर वाले पोर्शन में स्कूल ऊपर वाले खोला, फिर पोर्शन में नीचे खोला वाले था, में भी हाँ खोला। हाँ बस वो खोला ही था हाँ। क्योंकि और फिर बंद भी हो गया वो था, फिर मुझे बहुत याद है, जल्दी हाँ, बहुत जल्दी बंद भी हो सर गया ने था। से कहा वो चूंकि वो तालीम और इल्म में फ़र्क होता है ना, कहीं पे तालीम दी जाती है, कहीं पे इल्म दिया जाता है। और मुझे याद है अब वो बहुत डेडिकेशन के साथ उस स्कूल के साथ में लगे होते थे कि बच्चों में दाखिला जाना है, इम्तिहान कब है, इनकी बच्चों की फीस जमा करवानी है। अफजाल भी होते हैं ना जी जी साथ जी में, बिल्कुल बिल्कुल। अफजाल भाई की बड़ी स्पेशल ड्यूटी लगा करती है कि पता करो कि बोर्ड के इम्तिहान कब होने हैं। जी और वो एक दफा पता चला कि जी आप आए तो आपने अफजाल भाई को झाड़ा, तो तुम कैसे हो, तुम्हें पता ही नहीं है, बोर्ड के पेपर चले गए और तुमने मुझे बताया नहीं है। तो वो बड़े भागे भागे गए, उन्होंने जाके देखा कि भी वहाँ पे बोर्ड के पेपर तो अभी रहते थे। आपने कहा नहीं जी वो 8वीं के बोर्ड के पेपर गए, अच्छा। अभी 5वीं के रहते हैं। तो हम्म। फिर आपने कहा अच्छा से मुझे पता चल गया। अच्छा अच्छा हाँ। तो वो अच्छा तुम लोग आप तो एज में तीसरे नंबर पे है ना, पहले तो सादिया है, फिर फिर ना, नादिया है, फिर फिर मैं। कुत्सिया। तो सादिया जब इस स्कूल में आई है मेरे साथ, तो वो पढ़ी है पहली तक, जो जूनियर मॉडल स्कूल था चुबुर्जी क्वार्टर्स जी में। मुझे याद है मैं 5वीं में था, सादिया पहली में थी, तो वो एक साल हमारा वो एक स्कूल में इकट्ठा गुजरा है। तो इसका मतलब है सादिया सेकंड क्लास में फिर इधर आ गई थी। हाँ जी, मेरा ख्याल है ऐसी, क्योंकि जब मैं नर्सरी में गई थी हम तीनों ही ऐसी था कि जैसे तीनों ही एक एक साल का एक फर्क एक है, साल के एक फ़र्क एक से साल हम के एक एक फर्क। साल के फ़र्क से क्लासेस थी हमारी। तो जब वो स्कूल बंद होना था तभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई थी कि जब सादिया का एडमिशन हो गया था मुस्लिम मॉडल स्कूल में। अब नादिया ने जाना था और नादिया के साथ तलत ने जाना था, वो हमारे जो डॉक्टर साहब की बेटी थी। तो जब अब्बू उनका एडमिशन नादिया का करवाने गए तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं भी नादिया के साथ ना मैं भी चली जाऊँ उधर। मैं 5वीं में, क्योंकि हाई स्कूल 6ठी क्लास से शुरू होता था, तो अब्बू जब वहाँ पे एडमिशन कराने गए हैं नादिया का, तो उन्होंने कहा कि हम आपकी दोनों बेटियों को ले लेंगे लेकिन तलत का भी एडमिशन नहीं हो सकता। जी। अब्बू ने कहा कि मैं अपनी एक बेटी को 1 साल लेट भेजूँगा, लेकिन जाएगी तो नादी और तलत इकट्ठी जाएगी। नादिया ने आके बताया तुम्हारा एडमिशन तो अब्बू ने कैंसिल कर दिया, अब तुम अगले साल जाओगे। मैं इतना रोई कि तलत के लिए मुझे अब्बू ने नहीं जाने दिया। अब्बू कहते नहीं, कमिटमेंट ये थी कि तलत का ही एडमिशन करवाना था और स्कूल वालों ने कहा था कि तलत का नहीं हो सकता, आपके आपकी दोनों बेटियों को मैं ले लूँ। तो क्योंकि वो प्रिंसिपल थी, क्या कि आपकी दोनों बेटियों को मैं ले लूँगी लेकिन फ़िलहाल इनका नहीं हो सकता। लेकिन अब्बू ने कहा कि नहीं, मैं अपनी एक बेटी को 1 साल बाद भेज दूँगा, लेकिन मैं इन 2 का एडमिशन करवाऊँ। और फिर वही हुआ कि मैंने 5वीं अपनी स्कूल में की और 6ठी में फिर मैं वहाँ पे गई। अच्छा ये जब दौर था ये स्कूल वाला, उसी टाइम पे घर पे महफिल भी शुरू हुई थी अभी, महफिलें। मुझे याद है यही स्कूल वाली जो कुर्सियाँ होती थी, बिल्कुल, वो नीचे लगा वो करती नीचे थी, हॉल हॉल में में बड़े लगा में कर। सेट कर देते थे और लोग जो है वो इन कुर्सियों के ऊपर, लाल सी कुर्सी, बिल्कुल, मुझे अभी तक याद है। वो लाल सी कुर्सी पे बैठते थे, जी। आपके सामने टेबल होता था, कुर्सी से वो लेक्चर, जो जुमेरात महफिल। अच्छा जी वो
इस वासिफ आइडियल स्कूल के टाइम के बाद आप चली गई थी उधर गवर्नमेंट स्कूल में, जी हाई स्कूल में, हाँ जी, वो जो गुलशन गावी में था, मुस्लिम मॉडल स्कूल। उसका नाम तो मुस्लिम मॉडल स्कूल था। जी। मैं कितना अर्सा जाता रहा, मुझे नाम ही नहीं याद हम्म, कि मुस्लिम मॉडल स्कूल। तो वो मुस्लिम मॉडल स्कूल में फिर एडमिशन हुआ जी छठी में। जी जी अच्छा, फिर उधर से कहानी फिर आगे जी। छठी से जब मैं छठी गुजर गई रोध हो के, सादिया थी, सादिया ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया क्योंकि ये हर ब्रेक में मेरे पास आती थी। ये पिछली ब्रेक में मेरे पास आती थी जब वो पहली से बात की होती थी। ये मेरे पास आती थी, बड़ा सपोर्ट करती थी क्योंकि कम्प्लीटली एनवायरनमेंट डिफरेंट था। अम्मी अब्बू के स्कूल में, घर में क्लासरूम में 10 बच्चे 8 बच्चे इस तरह से होते। उधर गए तो 60-70 लड़कियां होती थी, समझ ही कुछ नहीं आती थी, कितना बड़ा स्कूल, इतना बड़ा एक्सपोजर, कुछ भी नहीं था। तो छठी जो थी मुझे काफ़ी स्ट्रगल में गुजरी, काफ़ी मारे भी खाई। लेकिन जब मैं 7वीं में पहुंची ना, तो हमारी एक टीचर थी, बहुत अच्छी टीचर थी, मेरी क्लास टीचर थी मिस नसरीन, मुझे आज भी उनका नाम याद है। बेहतरीन टीचर थी, मैं बड़ा इन्जॉय करी थी उनके साथ पढ़ना क्योंकि वो 7 सब्जेक्ट हमें पढ़ाती थी, क्लास टीचर थी। तो कुछ अर्सा गुजरा, मुझे फील हुआ कि जैसे उनके रवैये में कुछ चेंजेस आना शुरू हुए यकदम, या जैसे ग्रेजुअली कुछ ऐसे होना शुरू हुआ कि हर चीज़ में मुझे पॉइंट आउट करना। जैसे स्कूलों में तो ये होता है, झड़क भी देती थी टीचर्स। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं जो भी काम करती हूँ, क्लास में जब उनके पास मेरी होमवर्क बुक जाती है तो मुझे अच्छे कमेंट्स नहीं मिलते, या कुछ इस तरह का मुझे उनकी तरफ से मिलता था कि जैसे एग्जैक्टली जैसे इस तरह से। तो 1 दफ़ा 2 दफ़ा जैसे मुझे लगता था कि अब ऐसे ही चलेगा, ये पूरा ईयर 7 ऐसे ही गुजरना। तो जैसे बच्चा डिसअपॉइंट हो जाता है कि मैं मेहनत करती हूँ लेकिन कोई मेरे हासिल में कुछ भी नहीं है, तो मैंने क्या करना शुरू किया, जो अपनी होमवर्क बुक थी उसका जो पहला पेज था वो फाड़ दी, अपना नाम जो लिखा होता था कि किसकी क्लास बुक है, कि टीचर को ये ना पता चले कि ये कुछ से वासिफ की बुक है, तो मुझे क्रॉस नहीं देंगी शायद। वो कुछ अर्सा ही ठीक चला, फिर टीचर ये भी गुस्सा करती थी कि नाम नहीं लिखा हुआ, किसकी बुक है, ये है वो है ना, तो नाम भी लिखना ज़रूरी होता था। तो कुछ अर्सा ये बात चलती रही। मैंने अब्बू से कहा, अब्बू अब्बू एक दिन ऑफिस में बैठे हुए थे, तो एग्ज़ाम के करीब करीब की बात थी कुछ इस तरह से। तो मैंने अब्बू से कहा, अब्बू जी अगर तो यही क्लासरूम टीचर है ना, मैं आपको बता दूं मैंने पास नहीं होना। कहते क्यों? मैंने कहा टीचर मुझे पसंद नहीं करती। अब्बू ने सिर्फ इतनी बात सुनी, अब्बू ने कहा अच्छा ठीक है जाओ। अगले दिन अब्बू हमें स्कूल छोड़ने गए, तो स्कूल उतरने लगे तो अब्बू ने खाकी वो पेपर में जी इनवेलप टाइप में, जैसे आपको पता है वो किताबें पैक किया करते थे, ऊपर रैपर चढ़ते थे, ऊपर डोरी वो रेड कलर की होती थी, नायलॉन का, वो हम धागा बांधा करते थे। अब्बू ने मुझे कुछ निकाल के दिया, कहा बैग में रख लो, टीचर को दे देना, सिर्फ टीचर को ही देना, किसी को ना देना। मैं अच्छा दे दूँगी, पता नहीं क्या दिया अब्बू ने। मैं ऊपर जाके बैठी तो वो क्लास, वो टीचर का शुरू हो गया जो भी उनका लेक्चर वगैरह था, क्लास में वो सबक सुन रहे हैं, बड़ा रोला रप्पा मचा हुआ था। मैंने जाकर, मुझे याद है मैं अब्बू ने किताब दी थी, कुछ दिया था मुझे, मैंने जाके टीचर से कहा अब्बू ने आपको दिया। कहती क्या है? वो तो मुझे भी नहीं पता था उसमें क्या है। अब मैं खुद थोड़ी सी थी कि मैं देखूं तो सी उसमें है क्या। टीचर कहती आपके अब्बू ने भेजा है? मैं कहा जी जी अब्बू ने भेजा। बड़ी खुश, जैसे उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदले। उन्होंने जैसी डोरी खोली, अब मैं इधर से देख रही हूँ, टीचर दूर बैठी हैं कि अंदर से क्या निकला, अब्बू ने क्या भेजा। जब डोरी खोली तो किरण किरण सूरज। उन्होंने पहला सफ़ा खोला, मुझे नहीं पता उस पर वो क्या लिखा हुआ था, अब्बू ने क्या लिख के दिया। उसके बाद तो टीचर के जैसे एक्सप्रेशन टोटली बदल गए, फेस एक्सप्रेशन चेंज हो गए, जैसे कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन सामने। वो देखती रही, खोलती रही, तो जैसे उनके चेहरे के तासुरात बदलते गए, बिल्कुल वैसे ही हो गए जैसे वो शुरू में थी। बहुत खुश, पता नहीं किस हद तक उनको खुशी। तो वॉक करके मेरे पास आई, कहते हैं आपके अब्बू साथ साथ खोल रही हैं, पढ़ रही हैं, मुझे कहती हैं आपके अब्बू सहाफ़ी हैं? मैं कहा सहाफ़ी? अब मुझे समझ ना सहाफ़ी क्या होता है। कहते अखबार में लिखते हैं। मैं कहा लिखते तो हाँ जी सहाफ़ी हैं। मैंने पैकेट बाहर डाल दी। अब मैं घर आई हूँ तो मैंने आते साथ ना पूछा, अम्मी से अम्मी अब्बू सहाफ़ी हैं? अब्बू अखबार में लिखते हैं? कहते यहाँ लिखते तो हैं। मैं कहा फिर सहाफ़ी हैं? हाँ सहाफ़ी समझ लो। मैं कहा वो करते क्या है? लाइक मेरे लिए उस टाइम ये बड़ा ही एक अजीब सा क्वेश्चन था
कि जो फलानी फ्रेंड है उसके अब्बू डॉक्टर हैं, जो फलानी है वो कहती है अब्बू इंजीनियर हैं। तो मेरे अब्बू क्या करते हैं? और मैं बड़ी कंफ्यूज कि अम्मी अब्बू क्या करते हैं आप? ना कहीं जाते हैं, कभी गए होते हैं, कभी आ रहे होते हैं, आ रहे होते जा रहे होते हैं, ऐसे तो जॉब नहीं होती है। तो अब्बू क्या करते हैं? तो हर वक्त लोग आए रहते हैं घर पे, तो मुझे ये बड़ी क्यूरोसिटी थी कि अब्बू क्या करते हैं। अब अम्मी इतना थोड़ा सा तंग आके कहती हैं अब्बू अब्बू को लो आप ही पूछ लें। जैसे अम्मी को समझ ना आए मैं अब क्या जवाब दूं इसका। अब्बू कहीं दूर बैठे थे। अब्बू कहते हैं कोई पूछे तो कह देना मैं लिखता हूँ, किताबें लिखता हूँ, राइटर हूँ। कहा किताबें तो लिखते हैं, करते क्या है? मुझे फिर भी वो जहन में कि क्या करते क्या बेसिकली। अब्बू कहते बस जो भी पूछे तो कह देना राइटर हूँ, किताबें लिखता हूँ। मैं कहा अच्छा ये भी कोई प्रोफेशन होता ही होगा, ठीक है। वो बात आई गई होगी बिल्कुल। तो मैं वाकई में इसी मुझे होता था कि महफिलें होती हैं, क्या होता है, हमें महफिलों की ये एक्साइटमेंट होती थी, आज कितने लोग आए, ये बताना हमेशा ही बड़ा मुश्किल रहा है कि हमारे अब्बू क्या करते हमारे अब्बू क्या करते थे। हैं। हाँ, ये हमेशा से हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। बहुत हाँ, क्योंकि वो सबके अब्बू और तरह से होते हैं। हमारे घर भी और तरह से होता था शुरू से। बिल्कुल हमारा घर की बिल्कुल हमारे घर की मिठाई के लिए मेरे दोस्त सारे इंतजार करते थे कि आज जुमेरात आएगी। कोई खिलाएगा मिठाई हमें। तो बिल- ये सवाल तुम्हें याद होगा जब अब्बू यूके जा रहे थे इलाज के लिए, जी 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 बिल्कुल। उस भी ये सवाल किसने पूछा था? किसने पूछा था? नर्स ने जी जी मेरा ख्याल है कोई नर्स थी, हाँ जी। हाँ, तो सारे इकट्ठे हुए ना, तो मेयो हॉस्पिटल से नर्स आई जी बिल्कुल। व्हील चेयर लेके। तो उसने पूछा कि इतने सारे लोग हैं, बड़े अदब से खड़े हुए हैं, मुझे कि करते क्या है ये? अब सारे जो साथ खड़े थे सब खामोश, कोई जवाब ना दे सके कि क्या करते हैं। तो आपने जब वो सबको इस देखा ना टेंशन में कि कोई जवाब ही नहीं देगा, तो आपने कहा कि बेटा मैं दुआ कर। जी तो ये हमेशा से बड़ा मुश्किल रहा ये वाला। दुआ की मैं आपको बात बताऊं कि अब्बू की नज़र घर में बच्चों के ऊपर इतनी ज़्यादा होती थी कि बात कहीं होती थी तो जवाब कहीं से मिलता था। मतलब हम घर में रह रहे हैं, आपस की बातें शातें होती थी, वो बातें अब्बू तक पता नहीं कैसे पहुंचती थी। मैं आपको एक वाकया बताऊं कि हम पिछले वाले बरामदे में बैठे हुए थे, अम्मी वहाँ सब्ज़ी काट रही थी, वो तख्त पोश पे बैठ के, तो हम बैठे हुए, तो हमारे घर में एक वो आंटी आई हुई थी, हम सब जानते हैं उनको। वो आके कहती हैं आप लोग तो बच्चे हो, मासूम हो, आप लोग इनको बद्दुआएं क्यों नहीं देते हो? इनको किन्हीं को, किसी को अच्छा। स्पेसिफिकली किसी को आप इनको बद्दुआएं दिया करो, और बच्चों की बद्दुआएं तो बहुत ज़्यादा कबूल होती हैं, इनको बद्दुआएं क्यों नहीं देते हो? अल्लाह इनको ये करे वो करे गलत करे वो। अब मैं नादिया और अम्मी ना एक दूसरे को देख रहे हैं कि क्या। इतनी देर में मुझे अंदर से आवाज़ आई, कुत्सिया। मैं भागी भी गई। अब्बू हॉल में अपनी चरपाई पे बैठे हुए, अब्बू ने ऐसे आंखें करके मेरी तरफ देखा, अब्बू की आंखें बिल्कुल लाल। आगे से कहते हैं खबरदार, हम बद्दुआ देने पैदा नहीं हुए, हम सिर्फ दुआ देने के लिए पैदा हुए। मैं उस टाइम पे भी काम गई कि बात तो बाहर बरामदे में हुई है, आप मुझे अंदर बुला के ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ दुआ देने के लिए पैदा हुए, हम बद्दुआ देने के लिए पैदा नहीं हुए। अच्छा, एक और मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन में कुछ चीज देखी थी, डेफिनेटली तुमने भी देखी होगी। बादलों के साथ अब्बू का रिलेशन ओ बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। क्या फील किया था तुमने कभी भी इसके ऊपर? मैंने एक दफ़ा, मैं आपको बताती हूँ, बादलों के साथ अब्बू का कनेक्शन था बहुत ज़्यादा था। अब्बू हमें मदरसतुल बिनात से पिक करने आते थे। अंकल बनान जी, अंकल एजाज को ये गाड़ी चला रहे थे, अब्बू आगे ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट पे बैठे थे, पीछे मैं और नादिया बैठे थे। मैं इधर अब्बू के एग्जैक्टली पीछे बैठी थी, नादिया इधर साइड पे बैठी। गाड़ी चलना शुरू हुई घर की तरफ, अब्बू पीछे खिड़की में से बाहर देख रहे, हमें नहीं देख रहे, खिड़की में से बाहर देख रहे। वो आंखें जैसे ना कुछ ढूंढ रही हैं। थोड़ी देर गुजरी तो अब्बू ने फिर खिड़की में से देखा, बाहर देख रहे हैं, फिर देखा थोड़ी देर, फिर देख रहे हैं, फिर इधर साइड से खिड़की में अब वो देखे जा रहे हैं, और मैं अब्बू को देखे जा रही हूँ। मैं क्या है, किधर देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती किसको देख रहा। घर पहुंच के मैंने जाके कपड़े चपड़े चेंज किए, अब्बू के पास आई तो अब्बू बाहर बरामदे में खड़े होके फिर कुछ देख रहे हैं, आसमान में देख रहे।
मैंने अब्बू से कहा, अब्बू क्या देख रहे हैं? अब्बू कहते मैं बादलों को देख रहा हूँ, मैं इनको बुला रहा हूँ। अच्छा। कहते मैं बादलों को बुला रहा हूँ, हम्म, तुम भी आजमाया करो अपने आप को, अच्छा। बादलों को बुलाया करो, देखो ये तुम्हारी बात सुनते हैं कि नहीं। तो ये बात मेरे लिए बहुत बड़ी थी, अम्मा बादलों को कौन बुलाता है? और फिर ऊपर से ये भी फरमाया कि अपने आप को आजमाया करो, देखा करो तुम्हारी बात सुनते हैं कि। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। आज भी मैं वो सोचती हूँ कि क्या ऐसा मुमकिन बादलों को है, बुलाया जा क्या सकता है कि बादलों को बुलाया चलो जाए? देख लो बुला के इसमें बात तो मैंने कहा है। मुझे लगता है कि शायद अभी इसका टाइम नहीं आया, या मैं वो जुर्रत नहीं कर सकती, मुझे ऐसे लगता है। हाँ ऐसी बात है, ये बात ठीक है। बादलों के साथ बड़ा ही गहरा रिलेशन। मैं बाहर खड़ा हुआ तो मशरिक वाली साइड से मैंने देखा कि बादल आ रहे हैं। इतने खतरनाक बादल मैंने जिंदगी में कभी, ऐसे सीधी एक लाइन में तेजी से बादल आ रहे हैं। तो मैं बाहर ग्राउंड में खेल रहा था, वो बादल आते देख के हम लोग मैच वो छोड़ के ना सारे हम खड़े होके तो बादल देख रहे हैं। और मुझे देख के डर लगा कि इतनी स्पीड में बादल आ रहे हैं, इतने सख्त काले बादल आ रहे हैं कि हद ही हुई। मैं भाग के ना गेट में आके अपने खड़ा हो गया, तो मैं देखा कि अब ना बादलों को देख रहे हैं। तो कहते हैं ये बड़े खतरनाक बादल है, इनका नाम है ऑक्यूनिम्बस। उस वक्त नाम बताया अभी, इसका नाम है ऑक्यूनिम्बस। और ये बड़े खतरनाक बादल है, और ये बादल जहां पे भी बरसेंगे ना बहुत तबाही फैलाएंगे। फिक्र नहीं करो, यहाँ नहीं बरसेंगे। अच्छा, वो जब आप कहते थे ना तो फिर मुझे तो बड़ा यकीन होता था कि हाँ तसल्ली बस हो गई कहते ना। हैं ना कि ये ऐसे ही होगा, ये अब आपने कह जो दिया। वो हमारे खड़े खड़े जिस स्पीड से वो बादल आ रहे थे, बादल आके तो आगे चले गए। सुबह के जब अखबार आया तो पता चला कि वो बादल नारंगी नारंग मंडी में वो बरसे से जाके और कुछ 1.5 किलो का ओला गिरा था और तबाही ट्रैक्टर मच उड़ गई। गए और तबाही फिर गई। मेरे ख्याल 84 85 की बात होगी शायद, हाँ जी, उस दौर की है ना। जी तो वो एक कनेक्शन था, बिल्कुल मैं कौन हूँ, बादल हूँ, मैं झूम के उठा हूँ, बिल्कुल। बरसा हूँ बरसा हूँ, है ना। बादल का, हवा का, मौसम का अब्बू पे ख़ास ताल्लुक था उनका। हम्म, ठंडी हवा के झोंके अब्बू के मिजाज पे असरअंदाज होते थे, और ये मैंने देखा मिजाज बदल जाता जैसे होता है ना, जैसे हम कहते हैं मौसम अच्छा है, शुक्र है, होता है, खुशी होती है। हम्म, तो अब्बू के मिजाज में तब्दीली। फिर बाहर निकल जाना, आपको याद है हम सर्दियों में बाहर जाया करते थे, आपा के घर रोज़ हमने जाना, रोज़ जाना, रूह को भूल गए। रोज़ फूफो के घर जाना, रोज़। अब रोज़ क्या करने जाते थे पता नहीं, मुझे बस वो मुझे याद है कि 80% तो लड़ाई होती थी, माशाल्लाह से। तो लेकिन जाते हर रोज थे। और यही खूबसूरती थी कि बड़े लड़ते थे हाँ, और छोटे और उतना ही बैठ के ऊंचा फिर किचन में खेल हंसते रहे थे, होते थे। और हम उतना ही ऊंचा हंसते थे। ये हमारी खूबसूरती थी उस टाइम की, उस माहौल की, कि आपा के साथ बड़ी प्यारी याद है उनके साथ भी। उन्होंने उठना हुआ, भाईजान आए, भाईजान आए, भाईजान, फ़ौरन उठना, अब्बू को बिठाना, जगह देनी। हाँ। और हमने और बाजियों ने किचन में चाय शुरू कर देनी। हम किचन में जितना ऊंचा हंसते थे वो अंदर उतने। उस वक्त कभी फील हुआ कि कोई खास बात चल रही है ये सारे माहौल में, हमारे घर आम घरों जैसा नहीं है, यहाँ पे और तरह का सिस्टम चल रहा है हमारा, और लोग भी और तरह के आते हैं। बिल्कुल, मैं ये कहती थी जिस तरह से अंकल इशफाक ने आना, बानो कुदसी आपा उन्होंने आना, मुझे याद है मैं एक दफ़ा उनकी गोद में भी बैठना। तो मैं कहती थी हमारे घर क्या करने आते। बल्कि हमारी एक वो मुस्लिम मॉडल स्कूल की एक टीचर थी, वो सादिया को मैथ्स पढ़ाती थी, उनके बड़े लंबे बाल थे, बड़ी प्यारी थी। बड़ी बात। एक दिन वो हमारे घर शाम को आ गए अपने हस्बैंड के साथ, और हम पागल हो गए, टीचर आई हैं, टीचर आई हैं, टीचर है। मुझे इनका नाम याद नहीं, सादिया को शायद याद होगा, मिस इफ्तिखार, नहीं उनकी बात नहीं, मिस इफ्तिखार नहीं थी। वो आई, बड़ी प्यारी सी थी। अब हम सारे परेशान, हमारे घर आई, हमारे घर आई, हमारे घर आई, क्यों आई, और फिर वो चली गई। उनको कहाँ से क्या पता चला, कैसे पता चला, क्या हुआ। फिर अब्बू से पूछा मैंने, अब्बू वो क्या करने आई थी? वो दुआ के लिए, बस इतनी मुझे पता है कि वो, और बाद में पता चला कि उनके घर औलाद नहीं थी, वो दुआ के लिए आई थी। और ये था, ये सिलसिला था। ये टाइम था आपकी तबीयत भी कुछ अलग होनी शुरू हो गई थी उस वक्त। मेरे ख्याल है 86 87 88 की बात थी।
तो उसके बाद फिर जो टाइम गुजरा तुम्हारा स्कूल में, और स्कूल स्कूल किस वक्त जब अबू का विसाल हुआ, तुम कौन सी क्लास में? मैं मैट्रिक में 93 में 93 में मैट्रिक में थी। जी, मदरसतुल बनात में। मदरसतुल बनात में, हाँ। तुम्हारी तीनों बहनें उधर कब शिफ्ट याद है? हाँ जी, सादिया तो जब ये गई थी 9th में, क्योंकि तब इधर साइंस सब्जेक्ट्स नहीं थे, मुस्लिम स्कूल मॉडल। में नहीं थे, हाँ। ये उधर चली गई, फिर बाद में नादिया चली गई, फिर बाद में मैं भी चली गई, बारी बारी हम तीनों ही उस उधर स्कूल में चले गए, मदरसतुल बनात में। तो वो जब मेरा जाने का टाइम आया तो मेरे साथ एक फ्रेंड थी, वो कहती बस हम दोनों ने ना डॉक्टर बनना है, साइंस पढ़नी। तो मैंने भी सोच लिया भाई डॉक्टर तो बन ही जाऊंगी, कुछ ऐसी बात नहीं है, निकम्मी हूँ कोई नहीं, वो डॉक्टर तो बनने में कौन सा मुश्किल काम है ना। तो मैंने अब्बू से कहा मैं वो साइंस पढ़नी। तब उन्हें बुला के पूछा डॉक्टर बनना है? अब मैं क्या बोलती। तब उन्हें कहा, इतना ही बोला और अगले दिन साइंस की सारी किताबें घर थी। लेकिन अब्बू को पता था कि मैंने डॉक्टर नहीं बनना। उन्होंने कहा कि इसकी जैसे बच्चों की इज्जत नफ्स भी होती है कि मैंने कहा कि मैंने डॉक्टर बनना और मैंने साइंस पढ़नी है, हालांकि मैं बिल्कुल टोटली फ्लॉप थी साइंस में। बच्चों को नहीं बात समझ में आ सकती नहीं आ सकती, बिल्कुल वो नहीं आ सकती, और वो नहीं था मेरा टेम्परामेंट बिल्कुल भी साइंस पढ़ने वाला, और इवेंचुअली नहीं पढ़ी गई। और मैं आपको बताऊं उस टाइम पे मदरसतुल बनात में जब अब्बू के विसाल का टाइम था, 3 महीने अब्बू ने हमें घर बिठा लिया, हम 3 महीने स्कूल नहीं गए। और अम्मी रोज़ कहती हैं बच्चियां नुकार बिठा ले, अब्बू कहते नहीं मैंने नहीं भेजना, मैंने नहीं भेजना, मैंने नहीं भेजना। और हम घर में मौज कर रहे हैं बगैर कुछ पढ़े, हमें और क्या चाहिए। मुझे याद है मैं अपनी एप्लीकेशन देने अब्बू को गई थी, तो वहाँ पे जैसे एग्ज़ाम्स चल रहे थे स्कूल में, ट्रायल एग्ज़ाम, मैट्रिक के बोर्ड के ट्रायल एग्ज़ाम चल रहे थे और सब करे, और मैं सोच रही हूँ कि हम घर में बैठे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे, और घर और हम कैसे होगा, और हम बैठे क्यों हैं घर में। और बाद में समझ आया कि वही टाइम था जब अब्बू ने कहा मैंने ये टाइम अपने बच्चों के साथ रखना। और वो हमने अब्बू के साथ गुजारा। जब उनका विसाल हुआ, आप शायद हॉस्पिटल में थी, याद है, तुम्हारे घर में बहुत सारे लोग आते थे, अम्मी से मिलते थे, बातें शातें करते थे, सारे इधर उधर। तो तब वही एक वो मुझे याद है उस टाइम वो होगी कोई 20-21 साल की कोई यंग सी लड़की थी, वो हमारे घर आई, बड़ी एनर्जेटिक और बड़ी अच्छी, जी क्या हाल है, मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, ये वो। तो मुझे कहती हैं अच्छा ना मुझे ये तो बताएं आपने अपने अब्बू से क्या सीखा। तो ये क्वेश्चन सुनना था तो मेरे तो हवाइयाँ उड़ गई कि इसका क्या मतलब है कि आपने अपने अब्बू से क्या सीखा। तो जैसे मुझे बिल्कुल टोटली मैं ब्लैंक हो गई कि ये क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है, इसका क्या मतलब है कि आपने अब्बू से क्या सीखा, आपने अपने अब्बू से क्या सीखा। ये सवाल उस टाइम भी इतना मुश्किल था जितना आज मुश्किल है। अगर आज मुझसे कोई पूछे आपने अपने बच्चे को पेरेंटिंग की किताब में से कौन से चैप्टर का कौन सा सबक आज पढ़ाया, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं। तो मैं ये समझती थी ये सवाल तो अब्बू से ही पूछा जाता कि आपने अपनी औलाद को क्या सिखाया, क्योंकि देने वाला ही जानता है कि वो क्या दे रहा है, लेने वाले तो सुनते हैं और अब्जॉर्ब करते जाते हैं, उनको एहसास भी नहीं होता कि वो क्या है। और जो चीज़ें मैं समझती हूँ खून में शामिल कर दी जाए वो तो लफ्ज़ों की मोहताज भी नहीं रहती। और ये बहुत बड़ी बात थी कि मैं समझती थी कि इसका क्या मतलब है, और इस सवाल का कोई जवाब बनता भी नहीं है। क्या जवाब देंगे आप? किताबी बातें जो हमारी समझ में वैसे ही नहीं आती। अब वो किताबी तो बातें थी भी नहीं। अब्बू की मैं बता रही हूँ ना, नज़र करम किस हद तक थी, किस हद तक हमारा उठना बैठना सोना जागना तक उनकी नज़र में होता था। तो इतनी बड़ी बात ये कहना कि आपने अपने अब्बू से क्या सीखा, ये बहुत ही मुश्किल सवाल था। लेकिन मैं एक चीज़ ये जानती हूँ कि जो हमारा ज़र्फ़ है, हमारी अब्बू ने इसको बहुत ज़्यादा आजमाया, और मेरा ख़्याल है कि इसी की ही तरबियत दी। कब से ये याद नहीं, लेकिन जब होश संभाला हमने
और पहली बात कोई ख्वाहिश नहीं होती थी, सच्ची बात है। जिस किस्म के हमारे हालात थे, मैं समझती हमारे घर में रिस्क की कुशादगी सी, हालात बहुत तंग थे, आपको पता ही है। ख्वाहिश का जन्म लेना पॉसिबल ही नहीं था उस टाइम में। आप बाहर निकलते थे ना, आप बाहर निकलते ना, हमारे पास तो कोई आउटलेट ही नहीं थी। हमने कहाँ जाना, ज़्यादा सामने एक तल्लत के घर चले जाना, एक हम सामने वो नेबर हैं उनके घर चले जाना, वो भी वो आके लेके जाती थी तो हम जाते थे। उस टाइम पे ख्वाहिश का पैदा करना खुद से, वो एक बहुत बड़ी बात होती थी। अब जैसे हमारे लिए इस्लामाबाद जाना ज़िंदगी का सबसे बड़ा वो टाइम होता था कि जय छुट्टियां आ रही हैं, हमने इस्लामाबाद जाना है। इस्लामाबाद का ये मतलब है अब्बू अम्मी कहीं और हम कहीं और बस मौज टाइम। और हम वाकई में बहुत इंजॉय करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और वो ये इस टाइम से पहले कोई खास बात, कोई मेमोरी और अब्बू की? जी बिल्कुल, मैं वो ये बता रही हूँ कि अब्बू ने हमारी किस तरह से बर्दाश्त को उस पर काम किया, अब्बू ने बहुत किया। तो पहली बात वही ना, ख्वाहिश कोई नहीं होती थी। आपको याद होगा कि अली भाई ने एक दफ़ा अब्बू से इजाज़त ली कि वो हॉर्स एंड कैटल शो लगना है, तो अगर मैं बच्चों को ले जाऊँ। तो हमारे लिए तो यही हंसी की बात थी, अब्बू और हमें जाने दें, सवाल ही पैदा नहीं। आपने आके बताया हुई अब्बू ने इजाज़त दे दी। कहें अब्बू ने और इजाज़त दे दी है, वो भी हमारे लिए, वो भी हॉर्स एंड कैटल शो पे अली भाई के साथ जाने के लिए? सवाल ही पैदा नहीं हो, ये तो होगा ही नहीं। फिर पता चला कि टिकटें ले ली हैं, वो भी आपने बताओ टिकटें आ गई हैं फलानी डेट को शाम को 6 बजे के 7 बजे, क्योंकि उन दिनों सर्दियां थी, अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता, इतने बजे का शो है, इतने से इतने बजे तक हमने जाना। और हम अंदर ही अंदर पागल, तीनों पागल हुई, इतनी खुश इसी को हाथ में। जिस दिन जाना था उस दिन हमारा इम्तहान शुरू हो गया। अब ये कि शाम को अम्मी ने कपड़े तो इस्त्री कर लो तुसी। अम्मी ठहर जी, अब्बू को तो देख तो लेने दें, पता नहीं जाना है नहीं जाना, क्या करना। अम्मी कहती है अब्बू ने कहा तो फिर कपड़े इस्त्री करोगे, अभी कर लो। मुझे याद है हमने एक्साइटमेंट में कपड़े तो इस्त्री कर लिए। अम्मी कहती तैयार हो जाओ, कहना ये नहीं होगा, जब तक अब्बू नहीं कहेंगे तो ये नहीं होगा। अब ये वो दिन था जिस दिन मुझे, मेरा ख्याल है, अली भाई का सबसे ज़्यादा इंतज़ार था कि अली भाई का मोटर बाइक, आपको पता है वो कितनी दूर बंद करते थे। अब वो जी शाम का टाइम हो गया, कान लगे में बाहर, अली भाई आए, अली भाई आए, अली भाई आए। हम सारे तीनों एक दूसरे को, इतनी देर में आप अंदर आए, ओ यार अली भाई आ गए। क्या अली भाई आ गए, इसका मतलब हम जाने वाले। बड़ी एक्साइटमेंट। अली भाई को आए हुए आधा घंटा हो गया, ऑफिस में बैठे हैं। अब हम तीनों एक दूसरे को पुश करेंगे, ऑफिस का दरवाज़ा तुम खटकाओ। सादी कहती तुम खटकाओ, नादी कहती तुम खटकाओ, जैसे एक दूसरे को कोने, हमारे दरवाज़ा हालांकि इस साइड से खटकाना है, खटकाने पे भी हो रहा है कि कौन खटकाएगा। तो इन मुश्किल काम था कि ऐसे लगता था बुक उधर से पता चल जाता कौन खटका रहा है। अब वो बैठे अब 6 बजे का शो, कहाँ 4:30-5 बजे वो आए, 5:30 हो गए, 5:45 हो गए, 6 बज गए, 6:15 हो गए, 6:30 हो गए। मैंने जाके ज़रा सा हल्का सा नॉक किया, बिल्कुल इतना कि शायद मुझे भी सुनाई नहीं दिया, डर के मारे तो अंदर से आवाज़ आई, अभी सब बताता हूँ। वही बताता हूँ, तो बस वो तो बड़ा खौफनाक था, बताता हूँ। अब हम सारे डर के बैठ के कि अब क्या करना। टाइम गुजरे हुए भी ज़माने गुजर गए, हॉर्स एंड कैटल शो भी ख़त्म हो गया होगा। अब सादिया इधर रो रही है, नादिया उधर रो रही है, अब सारे के अबू ने जाने नहीं दिया, रोना पिटना पड़ गया घर में। अम्मी कहती कोई गाल नहीं, चल को। अब अम्मी पता था ना आपको, अम्मी पता था ना अबू नहीं जाने देंगे, देख अबू ने फिर तेरी जाती है वो ये। थोड़ी देर अबू को ये भी होता था कि रोना नहीं है। थोड़ी देर बाद अबू अंदर आए, आके बैठे, नादिया जी अबू जी, नादिया निकल रही है रोती हुई, बस चुप। इतनी सी बात, अब वो उधर चली गई। अब मैं सादिया नादिया को मुझे अच्छी तरह याद है, मैं कही थी कि मुझे था कि जैसे तो जाना ही नहीं ना, ये सारा में ड्रामा हो रहा है, जा तो सकते नहीं, मेरे जेहन में ही मुझे था अच्छी तरह से। अब मैंने इन सादिया नादिया से कहा अब्बू की पहले वाली बात तो मान ली है, जाने वाली, तो ना जाने वाली क्यों नहीं मानते, वे भी तो अब्बू ने ही कहा है ना। अच्छा जब अब्बू अंदर आ गए ना, तो मैं वो हंस रही हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है। अम्मी कहनी है, ये कह रही थी सादिया नादिया को कि अब्बू की पहले वाली बात तो मान ली है, तो अब्बू की दूसरी बात नहीं मान सकते। अब्बू मुझे देख के कहते हैं शाबाश,
वाकई शाबाश। हाँ, तो ये वो जो नफ्स है उस उम्र में कंट्रोल किया कि आज तक वो नफ्स कंट्रोल है। ये कई दफा पहले भी नहीं हुआ कि इस्लामाबाद जाना है, ओए वो बता नहीं बैग तैयार, नहीं जाना, नहीं जाना। मतलब ये कोई एक दफा तो नहीं हुआ, कई बिल्कुल ऐसे ही है, कई दफा बैग कहीं पड़ रहे हैं, चलो आधे घंटे में जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। ऐसे भी करके निकल गए। तो जैसे क्या है वैसे ही बस होना है, बस हमें तो ये पता था कि कहा है तो हो जाएगा, नहीं कहा तो नहीं होगा। बिल्कुल, तो यही नफ्स की ट्रेनिंग थी। मेरा ख्याल है कि वो ट्रेनिंग थी जो हमारी पूरी ज़िंदगी हम पे लागू होती रहेगी। इनविजिबली चल रहा था सारा वो माहौल। तो मैं ये समझती हूँ, अब इस बात को आप लफ्ज़ों में कैसे बता सकते हैं कि आपने अपने बाप से क्या सीखा? हाँ, ये फिर रिस्क की तकसीम मुझे अच्छी तरह याद है, अब्बू ने हमें बताया नहीं है, प्रैक्टिकली सब कुछ करके दिखाया। किसके साथ क्या करना है, कैसे बात करनी है, ये हमने अपने अंदर अब्जॉर्ब किया है, ये हमारे खून में शामिल है। हमारे घर में जो रिस्क आया करता था, मुझे याद है कि नीचे बोरियां सारी गंदम की, चावल की, जो भी होती थी, लिफाफे आते थे, ये चाचू का हिस्सा, ये फूफो का हिस्सा, ये इसका हिस्सा, ये हिस्सा, ये। और वो इतनी दूर दूर बैठे हैं भी, आप अभी आज बांध रहे हैं, एक सरगोदा है, एक खुशाब है, एक इस्लामाबाद है, एक इधर है। मैं कहती ये जाएगा कैसे, और पता चलना कि ये पहुंच भी गया, ये पहुंच भी गया। तो ये जो रिस्क की तकसीम थी ये हमें सिखाई गई है। मुझे अम्मी ने एक वाक़या सुनाया था कि चावलों की बोरी आई जी, तो वो बोरी को ऐसे ही खड़े खड़े ना सारी बोरी अम्मा जी के हाथ से बंटवा दी, पूरी बोरी, घर के लिए एक हिस्सा भी नहीं रखा और पूरी बोरी सब में बांट। जी, तो जब वो बट गई, खत्म हो गई, तो आपने अम्मा जी से पूछा कि वो तुम्हें कुछ हुआ नहीं, सारी बोरी तुमने बांट दी अपने हाथ से, घर के लिए कुछ भी नहीं रखा तुमने। तो अम्मी कहती, मैंने कहा कि जी आपके अपने बच्चे हैं, आपकी मर्जी है, रखे रखे ना रखे ना रखे, इसमें मुझे क्या है। तो अब्बू ने कहा कि चलो ठीक है। वो बोरी खत्म हो गई, तो अगले दिन एक और बोरी आ गई। तो आपने कहा कि अच्छा कल तुमने बांटी थी ना सारी बोरी, आज ये पूरी बोरी तुम्हारे लिए हाँ, कंप्लीट बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल, मैं समझती हूँ रिस्क की बहुत शादगी थी हमारे घर में। हाँ, हमारा दस्तरखान इंतहाई खुला था अल्हम्दुलिल्लाह आज भी खुला और है, आज भी खुला है। खुला ही है। और ये नहीं, हमारे घर के हर फर्द का दस्तरखान बहुत खुला है, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने अपने घरों में बड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हर कोई अपने घर में अल्लाह ने उसको बड़ाई दी है और ये हमारा इसमें कमाल कुछ भी नहीं है। और ये वो तरबियत है जो चल रही है। वो माहौल ही ऐसा कुछ बना दिया हुआ था कि वो इन चीज़ों में हम लोग कभी फंसे ही नहीं कि इसको रखना है, इसको बचाना है, इसको सेव करना है। वो जो है वो वैसे ही चल रहा है, वैसे ही हिसाब किताब में निकल गए। मुझे याद है हमारे घर में वीसीआर आया था, पहले वीसीपी आया था। शायद 2 आया, तो हमने कहा हैं ये वही है जिसमें कैसेट लगती है और वो फिल्में देखते हैं। वो किस लिए आया था? वो आया था अंदर, ऑफिस से अंदर आया था और हम सब ने वो शौक से देखा था और ऐसे ही वापस चला गया। वो सिर्फ हमें दिखाने के लिए आया था कि चीज़ें तो आ सकती हैं लेकिन इनकी ज़रूरत नहीं है। वो पता है किस वक्त आया था, मैं तुम्हें बताऊं। अबू का कलाम आया था नया नया, जो मेहदी हसन ने नहीं पढ़ा था, मैं आरज़ुए दीद के किस मरहले में हूँ, खुदाई ना हुई में किसी। तो उस दिन मेहदी हसन का ये पीटीवी पे आया था। अच्छा, जुमेरात की हुई महफिल, तो जुमेरात की महफिल के बाद ना एक टीवी और एक वो वीसीपी जो था, वीसीआर और था, वीसीपी और था। तो वीसीपी आया था, उसमें वो रिकॉर्डेड था, वो रिकॉर्ड करके वो आपने लगा के वो सुना, मेहदी हसन वाला मैं आरज़ुए दीद के किस मरहले में हूँ। तो बड़ा आपने पसंद किया, फिर हमने कहा अच्छा इसको रिवाइंड करके दोबारा लगाओ। वो दोबारा बैठ के फिर आपने सुना। वो मेरा तो दिल करता था कि जो वीसीपी है ना, ये यहाँ से अंदर चला जाता है, हम बाद में बिल्कुल देखेंगे। बिल्कुल ऐसे। लेकिन वो अंदर जा नहीं सका, वो फिर ऐसे ही गया और वो फिर ऐसे ही आपने कहा कि चलो ये टीवी और वीसीआर को ले लो बस। वो फिर- बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि इस वो आप हक में नहीं थे कि ये इस तरह की चीजें और इतनी ओपननेस जो है वो जितना वो चाहते थे उतना हमें एक्सपोजर नहीं देते थे चीजों का। बिल्कुल और ऐसे ही है। मुझे कई चीज़ों से खुद इंट्रोड्यूस करवाया, वीडियो गेम आपने मुझे खिलाई, गुड़िया भी मंगवा देते थे, पतंगे भी मंगवाए थे। आपके चक्कर में हम भी छत पे होते थे, मेरे पिन्ने हम ही चक्कर में- पकड़ते थे। मेरे चक्कर में सबने पतंग उड़ाई आज भी गुड्डियाँ उड़ा लेते हैं। थी। तो ये बड़ी ओपननेस थी।
और वो एक जो स्ट्रिक्ट होना था ना अबू का, वो शायद फौरी तौर पे मुझे तो कभी-कभी लगता था कि थोड़ा सख्त है, लेकिन कभी बहुत ज़्यादा देर तक मेरे ऊपर रहा नहीं। उसकी शायद कंपनसेशन ऐसे आप कर देते थे या क्या करते थे कि वो बात ना अंदर रह जाती थी कि ठीक है, ये जो हुआ है ठीक हुआ है। मैं तो तो मुझे कहा ना कि नहीं जाना, कहीं जी, नहीं जी, जाना जी। है, मुझे तो कहते ही रहते कि नहीं जाना। तो वो नहीं जाना तो मुझे उस वक़्त तो बुरा लगता था, लेकिन शायद 1 आध घंटे के बाद मैं सब कुछ ऐसे मेरा नॉर्मली चल रहा होता था। भाईजान मैं बताऊँ, मुझे तो अभी भी डाँट पड़ती है अब्बू से। सुभान अल्लाह, पढ़नी चाहिए, ठीक बात है। बहुत सी ऐसी बातें जैसे कहें ना कि ज़हन में सवालात आते हैं, कि मैं कहती हूँ कि ये सवाल होता तो मैं अब्बू से अब पूछती। मुझे उन सवाल के जवाब भी मिलते हैं और बहुत सारी ऐसी बातें आसिफ कहते हैं देखो अब्बू ने डाँटा तुम्हें। मैं वाक़ई बता रही हूँ कि वो रास्ता देते हैं अब्बू, गाइडेंस होती है और आज भी है हुँ, और आज भी मिल रही है। क्योंकि मैं वहाँ पे रहती हूँ, बहुत सारी बातें शेयर नहीं होती हैं आप लोगों से। हालात मैं ये समझती हूँ कि जब आप ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं, मियाँ-बीवी भी ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं, उसके बावजूद आपकी ज़ाती ज़िंदगी और होती है। एक ज़ात का सफ़र और होता है। ठीक, हर कोई अपनी एक ज़ात का सफ़र कर रहा है। वेरी ट्रू। तो वो ज़ात के सफ़र में कोई भी शरीक नहीं होता, वो सिर्फ़ ज़ात तक होता है अपनी, और उसमें आप इर्तिका की मंज़िलें मेरा ख़्याल है तय करते रहते हैं। स्लोली ग्रेजुअली आप उसमें चेंजेस देखते रहते हैं, मैच्योर होते रहते हैं। उस सफ़र में मैं समझती हूँ अब्बू आज भी साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारे रास्ते, बातें, जब अब्बू की बातें जब मैं सुनती हूँ तो मुझे लगता है ये उसी सवाल का वही जवाब है जो कि ठीक बात है। जो है और ये होना था, क्योंकि जब आप खोज में होते हैं तो मुझे अभी भी ऐसे लगता है। बहुत सारी ऐसी बातें हुई। चलो अब इसको वाइंड अप करते हैं थोड़ा-सा, ये तो बड़ी लंबी बात है, इसकी एक पॉडकास्ट नहीं, कई हाँ कई जी, काफ़ी बिल्कुल। सेगमेंट मिलके हम कोशिश करेंगे कि इस तरह से साबिया और नादिया को भी इसमें काबू करें, ज़रा उनकी भी बातें सुनें। 3 बहनें, 3 बहनों में नादिया को आप कहते थे शहज़ादी, हुँ। मेरी शहज़ादी है ना? तो सादिया, नादिया, कुदसिया, ये तीनों की डीलिंग में क्या फ़र्क लगता था तुम्हें उस वक़्त? उस टाइम तो यकीन करें, उस टाइम तो ये भी एहसास नहीं होता कि माँ-बाप होते क्या हैं। सच्ची बात है, ये एहसास नहीं होता। क्योंकि जो फ़ेज़ होती है, उसमें ये तो पता होता है ये सेंटर ऑफ़ सिक्योरिटी है। हुँ, भागते फिरते हैं आप इधर-उधर और आते हैं माँ-बाप के पास। लेकिन ये नहीं पता होता वो हैं क्या? कितनी सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, ये नहीं फ़ील होता। आप सिर्फ़ उनके पास प्यार के लिए जाते हैं और हुँ, वो औलाद को क्या देते हैं, ये तो बाद में एहसास हो, क्योंकि बाद में, हाँ। जिस जिनकी एज जिनकी में अगर पता चलता है। जिस एज में उन्होंने पर्दा फ़रमाया, उस एज में तो ये भी समझ नहीं आती थी अब्बू हैं क्या? क्या थे? क्या खोया हमने बेसिकली? हुँ, क्या सिर्फ़ सेंटर ऑफ़ सिक्योरिटी खोया हुँ, या और बहुत कुछ खोया? डेफ़िनिटली हमने बहुत कुछ खोया था। डेफ़िनिटली। डेफ़िनिटली बहुत कुछ खोया था। लेकिन वो चीज़ें अभी तक हमारे साथ हैं। बड़ी खुशकिस्मती हमारी। ठीक बात है, ये तो बहरहाल सफ़र है और मैं समझता हूँ कि इस सफ़र में आपका हमारा साथ है, था, है और रहेगा। मैं तो समझता हूँ कि जैसे उस दौर में मुझे फ़ील होता था कि हर वक़्त मुझे देख रहे हैं। हुँ, मैं कहीं पर भी होता हूँ ना, चाहे मैं छुप के स्नूकर खेल रहा होता था या छुप के वीडियो गेम खेल रहा होता था, तो मुझे ये सेंस होती थी कि ये ना इनको पता लग जाए ना ये मैं ये कर रहा हूँ। हुँ। मुझे ये बात इनको पता लग जानी है कि ये मैं प्लानिंग भी पूरी बात को रोकने की, लेकिन मुझे ये पता था कि ये मुझ नज़र में रहनी है ये मुझे बात। ये याद है जुम्मे को जब अब्बू महफ़िल के लिए जाया करते थे, जी हाँ, आप मोटर बाइक जब निकालते थे, हाँ जी, टायर तो के निशान हम साफ़ करते थे। मुझे पता है। हमने झाड़ू मारनी, टायरों के निशान साफ़ करने, मट्टी साफ़ करनी और अब्बू का पहला क्वेश्चन रहता है, किधर गए थे? हाँ, बट टायर के निशान ही नहीं है, कोई हमने एविडेंस नहीं छोड़ा। बिल्कुल बड़ी कोशिश करते हैं लेकिन कभी नहीं हम। अब्बू ने बात ऐसा कहना, किधर गए थे? बिल्कुल ठीक बात है। तो ये जो नज़र है, ये आज तक है। ये आज तक है और रहेगी भी। बिल्कुल। चले हो साथ तो ठीक बात। हिम्मत ना हारना, बस सिर्फ कि मंजिलों का तसव्वुर मेरे सफ़र। बेशक ऐसे ही है। बस मैं समझता हूँ ये सफ़र की हमारी कामयाबी यही है और इसकी कामरानी भी यही है कि ये सफ़र में आपका साथ रहे और ये जिस
तरह से आपकी नज़र है, वो नज़र हम पे हमेशा रहे, ये दुआ भी करते रहते हैं। और जहाँ गलतियाँ होती हैं आपकी तरफ से तब्दील भी आती है। बेशक ऐसे ही है, बल्कि मैंने कुछ अर्सा पहले लिखना शुरू किया। वो भी एक नज़र करम ही थी। बेशक। तो मैंने जब भी लिखा, हम्म, मैं सुबह उठ के उसको पहचान नहीं सकी ठीक बात। कि लिखा हुआ भी आप अपना पहचान ना सकें, कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं नहीं लिख सकती ये। तो बल्कि अब्बू के लिए जो मैंने लिखा, मैंने नहीं लिखा, मैं सच्ची बात है, मेरी इतनी औकात नहीं। लेकिन फिर मैंने लास्ट जब मैं आई थी कुछ महीने पहले, अम्मी को सुनाया। मेरी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी, मैं आपको बताऊं, कि जब वो वापस आए इंग्लैंड से और हॉल में जब हम लोग सारे बैठे हुए थे, आप नहीं थे, चाचूस थे, अम्मी अंदर थी, तो मैं, नादिया, सादिया, हम तीनों हॉल में बैठे थे। अब्बू कहते हैं अम्मी को बुला के लाओ। अम्मी को बुला के लाऊं, इतने बंदे बैठे हैं, अम्मी को बुला के लाऊं। मैंने अम्मी को जाके कहा, अम्मी अब्बू बुला रहे हैं। कहती मुझे बुला रहे हैं अंदर जिंदगी में? मैं कहती हूँ उससे पूछ के आओ, बुर्का पहन के आऊँ या चादर लेके आऊँ? मैंने आके पूछा, वो अम्मी कह रही हैं कि बुर्का पहन के आऊँ कि चादर लेके? अब्बू कहते हैं चादर लेके। अम्मी चादर लेके पूरा कवर करके आ गई और आके अब्बू के साथ बैठ गई। इधर हम तीनों बैठे हुए, और लोग भी बैठे हुए, खड़े हुए, सारे अदब से खड़े। अब्बू कहते सब सुन लो, ये आज से तुम्हारी माँ है। फिर हम तीनों से बारी बारी ये कहा कि कहो कल जो होने वाला है मैं उस पर राज़ी रहूँगी। मम्मी क्या पता, हमने कहा अच्छा ठीक है जी, राज़ी रहूँ। सादिया बोलो, कल जो होने वाला है मैं इस पर राज़ी रहूँगी। नादिया बोलो, कल जो होने वाला है मैं इस पर राज़ी रहूँगी। हाँ काशिदी माँ बोलो, कल जो होने वाला है मैं इस पर राज़ी रहूँगी। उस टाइम मेरी एक ख्वाहिश ज़रूर पैदा हुई। वो ख्वाहिश ऐसी दिल में रह गई कि मेरी ख्वाहिश थी कि उसी टाइम अब्बू की बुक अब्बू को दूं और कहूँ कि मेरे लिए कुछ लिख दें। अच्छा। मेरी ख्वाहिश उस टाइम थी। और एक और ख्वाहिश थी, मुझे क्यों लगता था कि अब्बू के पास कुछ है, मुझे ये एहसास ज़रूर था। और मेरी उस टाइम ये ख्वाहिश थी कि मैं अब्बू से कहूँ, अब्बू जी मुझे कुछ अता कर दें। मैंने वाकई में मेरी ख्वाहिश थी, और ये ख्वाहिश ही थी, ज़ुबान पे तो आ नहीं ना सकती थी। कैसे आ सकती थी? कभी तो इतनी हिम्मत ही नहीं हुई इस गुस्ताखी की, किसी की भी नहीं थी। तो ये मुझे उस टाइम एहसास हुआ कि मैं ये चाहती हूँ, और बहुत ज़्यादा चाहती हूँ, ये दो चीज़ें, लेकिन वो ज़ुबान तक नहीं आई, तो वो नहीं आ सकी। लेकिन वो अता थी, वो एक टाइम था। मैं आपको बताऊं कि मैं अब्बू के ज़माने में मैं लिखती थी, और एक दफ़ा जैसे मैं छोटी छोटी 5-5, 6-6 लाइनों की छोटे छोटे पैराग्राफ लिखा करती थी ज़िंदगी के बारे में, और मैं पता नहीं वो कहाँ गया, आई डोंट नो। जब हम इधर मूव हुए, मुझे याद है अच्छी तरह, मैं वो डायरी साथ लेके आई थी। क्यों? क्योंकि एक दफ़ा अम्मी ने वो अब्बू को पढ़ा दी डायरी। अब्बू ने मेरे ही 4 लाइनों के नीचे 6 लाइनें और लिख के दी। अच्छा। हाँ, और वो लिख के दी, और वो मेरे लिए बहुत ही मोतबर थी किताब। लेकिन वो सिलसिला वहीं ख़त्म हो गया। वो डायरी अचानक कहाँ गायब हुई मुझे नहीं पता। मुझे ऐसे लगा कि जैसे कहा गया है कि बस अभी नहीं, बिल्कुल भी मुझे ऐसे लगा, मुझे ये कहा गया कि अभी नहीं। और उस चीज़ को दोबारा होने में बहुत टाइम लगा। मैं 40+ की हुई तो वो सिलसिला शुरू हुआ, लिखने का शुरू हुआ। और ऐसे ही लिखते लिखते लिखते, क्योंकि मैं हमेशा आसिफ को दिखाती हूँ, वो करेक्ट कर देते मुझे, वो लिखते 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 तो लिखा। फिर मैं चाहती थी कि जो चीज़ मैं अब्बू से नहीं कह सकी, मैं अम्मी से कहूँ। फिर जब मैं आई तो मैंने अम्मी को सुनाया और अम्मी को पेन दिया, अम्मी इस पे कुछ लिखे। तो अम्मी ने डायरी पे मुझे हर चीज़ पे कुछ ना कुछ लिख के दिया। मेरी प्यारी बेटी, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, माशाल्लाह। अम्मी ने, मैं चाहती थी कि ये काम
मैं अब्बू के थ्रू होता, लेकिन वो मुझे था ये अभी हसरत ना रह जाए। और मैंने अम्मी से कहा, अम्मी मुझे भी नहीं पता, मैं पढ़ रही हूँ, आप सुन रही हैं, आपको अच्छा लगता है, मुझे लिख के दे। और अम्मी ने हर पेज के ऊपर लिख के दिया। अगर आप कहें तो मैं कुछ शेयर करना चाहूँ। ये जब मैं लिखती हूँ भाईजान, तो मुझे समझ नहीं आता कि एकदम से कैसे लिखा जाता है। मेरी तो इतनी सेंस ही नहीं है कि इतनी जल्दी लिखा जाए। और फिर जब मैंने लिखा तो मैं अगले दिन खुद ही हैरान थी कि मैं नहीं लिख सकती ऐसे। तो आपको सुनाती हूँ। पंजाबी में है, इश्क रहीमी, इश्क करीमी, इश्क अनोखा, इश्क कदीमी, इश्क दे रंग, इश्क दे ढंग, इश्क दे अगे अक्ल दंग, इश्क वसल ते इश्क फराक, इश्क दे अगे हस्ती चाक, इश्क न मस्जिद, इश्क न मंदिर, इश्क है गहरा वांग समंदर, इश्क हसाए, इश्क रुलाए, इश्क परवाना तोड़ चढ़ाए, इश्क अलिफ ते इश्क मीम, इश्क मुकम्मल, इश्क अजीम, इश्क मजाज ते अंत हकीकी, इश्क मादी पहली सीढ़ी, इश्क न मन्ने ज़ात ते पात, इश्क अज़ल तो अबद दी बात, इश्क ता आशिक, इश्क तो वाकिफ़, इश्क मोहब्बत, इश्क वासिफ, इश्क सदाकत, इश्क तजल्ली, इश्क तनाए वासिफ अली। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। ये बिल्कुल तुमने नहीं लिखा, इसको कहना भी ना कि तुमने लिखा है, बिल्कुल तुम्हारे नहीं, मैं लेवल से ऊपर की चीज़ है। इंतहाई आपको मैं बताऊं, जो मैं लफ्ज़ यूज़ करती हूँ नहीं, बहुत मुझे उनके मीनिंग नहीं आते। हम्म, मैं अगले दिन डिक्शनरी में देखती हूँ। मैंने उर्दू डिक्शनरी मंगाई है, इसलिए कि मुझे उन लफ्ज़ों के मतलब नहीं आते। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत ही तासीर वाला और बड़ा, हर शेर के अंदर एक बड़ी गहराई है, खास। बिल्कुल ऐसी। चलो माशाल्लाह, फिर हम इंशाल्लाह दोबारा भी तुम्हारे इंशाल्लाह। करेंगे और भी चीज़ें सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि बाकी बहनों को भी बीच में, ज़रूर ज़रूर, मेरी तो बड़ी ख्वाहिश होगी। बल्कि अम्मा जी को भी बीच में बिठा के तो पुरानी झाड़े दोबारा बात की जाए इसके ऊपर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फिर हम दोबारा हाजिर होंगे, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। तो ये हमारी छोटी छोटी सी बातें होती हैं, लेकिन ये बातें क्योंकि जो सरकार के चाहने वाले हैं उनके लिए बहुत ही एक तोहफा है ये, और शायद कहीं से भी नहीं मिलेगी, जो कुछ शेर खुद से सुना दी है बातें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़।